नमस्ते। 22 की बहस में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो एक चर्चा शुरू कर रहे थे मंडल वाइज, उसमें आज इलाहाबाद मंडल है। कौन कौन ज्वाइन किया है ये जरा चेक करके अगर मेरे साथी बता देंगे मुझे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो मेरे आज साथी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनको थोड़ा अनुभव की कमी है। वो ये मान के चलते हैं कि मैं नजुमी होके जान लूंगा कि किसने ज्वाइन किया किसने नहीं ज्वाइन किया। मैं आज थोड़ा इलाहाबाद मंडल की बात कर लूं। इलाहाबाद मंडल में 4 जिले आते हैं: प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर और प्रतापगढ़। प्रयागराज अपने में एक बड़ी जगह है और मतलब एक एक समय में हिंदुस्तान की राजनीति को तय करता था। आज की तारीख में शिक्षा का बड़ा क्षेत्र था, यूनियन का बड़ा क्षेत्र था, लेकिन आज थोड़ा वो अपनी उस इम्पोर्टेंस को खो रहा है। मेरे साथ आनंद भाई साहब भी हैं, क्योंकि छात्र राजनीति का एक बड़ा केंद्र रहा है इलाहाबाद। और इलाहाबाद में चाहे वो हेमवती नंदन बहुगुणा साहब हों, चाहे कोई, मतलब मैं एक लिस्ट होगी जहां के छात्र आंदोलन से निकले हुए लोग इस देश के सबसे बड़े पदों पे पहुंचे हैं। आनंद भाई साहब, स्वागत है आपका। आज इलाहाबाद का हम लोग नाम, क्योंकि पहले तो हम लोगों के यहाँ कहा जाता था कि अब उसका नाम तो प्रयागराज हो गया है, लेकिन पहले नाम इलाहाबाद का और काशी का ले लेने से जीवन तर हो जाता था। मैं एक बैकग्राउंड जरा बता, कुल 28 सीटें हैं इस मंडल में। फतेहपुर में 4 एमएलए की सीट है, प्रतापगढ़ में 7, कौशाम्बी में 3 और इलाहाबाद में 12। आज की तारीख में जो स्थिति है उसमें उन 28 सीटों में 18 सीट बीजेपी के पास है और 4 सीट उसके सहयोगी दल, जो अपना दल सोनेलाल है, मतलब अनुप्रिया जी का जो दल है, उसके पास। तो 28 में से 22 सीट इनके पास, बीजेपी और उनके सहयोगी दल के पास, 1 सपा के पास, 2 बसपा के पास और 1 कांग्रेस के पास, और 2 इंडिपेंडेंट भी हैं। प्रतापगढ़ विनोद कुमार जी, ये सीटें भी एक तरह से उन्हीं के प्रभाव क्षेत्र में आती हैं। मतलब शुरुआत इसी से कर रहे हैं कि यहाँ पे तो बिल्कुल बीजेपी का दबदबे वाला मंडल है, जबकि एक समय छात्र राजनीति में ये बहुत ही वाइब्रेंट था। आपको क्या लगता है, इलाहाबाद में कुछ चेंज होने की उम्मीद इस बार? इलाहाबाद में जैसा आपने बताया कि जहां तक दलों का सवाल था, करीब करीब एक तरफा फैसला आया था और उसमें कुर्मी वोट का विशेष ध्यान रखने के कारण अपना दल को सीट भी दी गई और उसका असर बनारस मंडल और इलाहाबाद या प्रयागराज मंडल में पड़ा। अभी देर से ही सही फिर से कुर्मी समाज की आई है और कुछ दिल्ली में भी और लखनऊ में भी कुर्सी के बंटवारे में उनको हक मिला है। लेकिन जैसा हम लोग ने पहले के मंडलों की चर्चा में देखा कि जो अभी ताजा परिस्थितियां हैं, किसानों के असंतोष से लेकर के आवारा गायों से फसल नुकसान और कोरोना से पीड़ित लोगों की बदहाली, और इलाहाबाद मंडल तो बेरोजगार विद्यार्थियों के आंदोलन की एक बड़ी जगह बना हुआ है, क्योंकि वहाँ पर राज्य के सेवा आयोग का मुख्यालय है और हर 15 दिन में एक बार वहाँ लड़के पिट रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय खुद बड़ी दुर्गत का शिकार है। इलाहाबाद से लेकर के कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़ के कॉलेजों का बुरा हाल है। जो जाना है इलाहाबाद का आपका होगा, हमारा है। उस लगता है कि जो पिछले चुनाव में एक तरफा वजन पड़ा था मतदाता का, इस बार निश्चित तौर पर बिगाड़ होगा। आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी ने तो वहां के एक शासन के अध्यक्ष को ही अपना उम्मीदवार बना लिया था। यानी इस मायने में उम्मीदवारों का इनके पास टोटा था, लोग कम पड़ रहे थे। लेकिन अभी से लेके 4 महीने में गणित कितना बदलेगा ये कहना आसान है, क्योंकि जैसा हो रहा है शासन है नहीं। जब आप किसानों की हत्या करने वालों को पकड़ने में 7 दिन लगा रहे हैं और झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, प्रयागराज का अपना तीर्थ का भी महत्व है और वहाँ तीर्थराज होने के कारण भाजपा के लिए अनुकूलता थी, अभी तक रही है। लेकिन वहाँ अभी भी एक बड़े महामंडलेश्वर की हत्या हुई है। तो तीर्थराज के संदर्भ में भी वहाँ के जो महंत और साधु हैं वो बहुत असंतुष्ट हैं।
बात यहाँ तक बिगड़ चुकी है कि हत्या हो रही है। तो आप देखें कि राज सुराज नहीं है, और सुराज नहीं है तो बदलने की बेचैनी जरूर होगी। हाँ, मैं बस अब एक चीज और समझना चाहूंगा। हम मतलब आप तो ज्यादा घनघोर मैं कहूंगा समाजवादी हैं, लेकिन मैं वो समाजवादी हूं जो पूजा पाठ करता है, जो भगवान को मानता है। आप लोगों को शायद ये लगता था ये आउट ऑफ फैशन है, लेकिन मैं थोड़ा दक्यानुसी टाइप का हूं। लेकिन उसको गॉट इट हटाओ। लेकिन अभी मेरी दिक्कत क्या है कि नरेंद्र गिरी जो हमारे गुरु जी थे, उन्होंने अब सुसाइड किया कि हत्या हुई, वो जांच चल रही है। और उनका जो उस समय पहले कहा जा रहे थे कि ये उनके नेक्स्ट उसको सक्सीड करेंगे, वो आनंद गिरी साहब जो गुरु थे, बड़े रंगीन मिजाज के थे, वो हवाई जहाज में घूमते थे। और मतलब मैं उस हिंदू होने के नाते मुझे उसमें घोर ऑब्जेक्शन है, जिस ढंग से वो मतलब पानी के जहाज में और स्टीमर में, और जिस तरह की वो फोटो खिंचवाते थे। शराब का के बाद में कहते थे वो शराब नहीं है, शराब की गिलास रख के कहते थे वो क्या एप्पल जूस था। तो भाई आप अगर आप स्वामी हैं तो एप्पल जूस जैसी चीज भी क्यों पीजिए आप, जिसकी फोटो खींचे। महिलाओं के साथ फोटो बहुत आई थी उनकी, इत्यादि इत्यादि। लेकिन मुझे हरदम ये रहा है कि प्रयागराज में ये जो बाबा लोग हैं, ये पॉलिटिक्स में बहुत इन्वॉल्व नहीं रहे हैं। क्योंकि ये जो नरेंद्र गिरी महाराज थे, ये मुलायम सिंह जी के भी उतना ही करीब थे जितना ये भाजपा के करीब थे। दोनों तरफ इनका बैलेंस रहता था। तो आपको क्या लगता है कि इस बार ये जो बात आई है, इससे मतलब बाबा लोगों के इन सब उससे हिंदू धर्म में कुछ फर्क पड़ेगा? लोगों का गुस्सा है कि भाई ये क्या हो रहा है, इस तरह से क्यों होना हिंदू चाहिए? धर्म के नेतृत्व को आपने पूजा पाठ से निकाल करके ट्रांसफर और पोस्टिंग और टिकट बांटो और मंत्री बनो, मंत्री बनाओ, मंत्री हटाओ में लगा दिया, तो उत्तराखंड से लेकर के और काशी तक ये रोग फैल गया है। इससे जो आस्थावान लोग हैं उनको धर्म का महत्व नहीं, धर्म के राजनीतिकरण का दोष दिखाई पड़ रहा है, और उससे इनका अवमूल्यन भी हुआ है। आपने जो जिक्र किया, संत महात्मा सबको आशीर्वाद देते हैं और सब उनके पास जाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब राम मंदिर के बहाने ये लोग एक तरफ झुकते चले गए, तो उससे इनकी प्रतिष्ठा पर भी आघात लगा है। आपको मालूम है कि इलाहाबाद की राजनीति में राष्ट्रीय आंदोलन का गढ़ होने के कारण, और फिर बाद में समाजवादी आंदोलन, श्री विश्वनाथ प्रताप जी की कर्मभूमि, दिनेश्वर मिश्रा की कर्मभूमि, और ढेर सारे अन्य लोग, नाम लिखने की जरूरत नहीं है, वो विरासत इसके पास गई कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन राजनीतिकरण धर्म का इनके हक में गया था। अब वो इन्हीं के लिए एक तरह की जो कल दवा थी, वो आज जहर का काम करेगा। इसमें किसी का दोष नहीं है, न समाजवादियों का, न बसपा का, न कांग्रेस का। आप ही ने इनको इस गलत राह की गुंजाइश बनाई। अब आप ही इसका परिणाम भी झेलिए। जहां तक आम किसानों की बात है, ये इलाका किसान आंदोलन का भी इलाका रहा है। आपको याद है कि प्रतापगढ़ की कहानियां जवाहरलाल नेहरू की जमीन से शुरू होती है, और अभी तक वहां पर एक खास तरह का किसान चेतना का केंद्र रहा है। लेकिन किसानों के मन में भी पिछली सरकार के बारे में कोई बहुत अनुकूलता नहीं होने से इनको उसका लाभ मिला था। इस बार देखिए क्या होता है, क्योंकि मुझे जहां तक जानकारी है, अभी किसान आंदोलन जैसी कोई चीज नहीं है। यहाँ गन्ने का सवाल उतना नहीं है जितना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था, लेकिन बाकी सवाल तो है ही हैं, और उन सवालों का समाधान श्री आदित्यनाथ जी की सरकार ने नहीं पेश किया है। हाँ, इन्होंने जरूर इलाहाबाद के कुछ मजबूत अल्पसंख्यक नेताओं को, जो अपराध और राजनीति का घालमेल करते थे, उनको अपने निशाने पर लिया है। उसका इनको कुछ लाभ मिलेगा कहना मुश्किल है, क्योंकि वो बसपा से भी उतने ही लड़ते थे जितना कि भाजपा से लड़ रहे हैं। तो वो कोई इनकी अकेली जिम्मेदारी या अकेला योगदान नहीं कहा जाएगा। तो धर्म का सांप्रदायिकरण कहिए, धर्म का राजनीतिकरण कहिए, और दूसरी तरफ मुस्लिम मतदाता के मन में एक खास तरह का भय, ये दोनों ही चीजें वहां की उभरी हुई दिखाई पड़ेंगी। मैं एक चीज वैसा अभी रिसेंट, क्योंकि पिछले 10-12 दिन में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, तो चीजें बहुत डायनेमिक है, मतलब रोज कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। मैं अभी किसी के को एक वो तिब्बत वाले, आपको बताया था, तिब्बत के एक अपने साथी सुंडू जी आए थे, उनको लेने वीआईपी गेस्ट हाउस गया था, तो मैं सोचा फोटो खींचूं, भूल गया।
कम से कम ए के शर्मा जी का एक बड़ा भारी वो लगा हुआ है कि उनका आवास एक नंबर है। वो एक लगा है ए के शर्मा, भाजपा का बड़ा सा फूल झंडा, आवास एक नंबर। तो हमें लगा चलिए एक नंबर कहीं तो उनको आवास ही एक नंबर मिल गया, कहीं कहीं और अगर योगी जी ने उनको उसने कैबिनेट में जगह नहीं दी तो कम से कम एक नंबर आवास दे दिया उनको उसमें डालीबाग कॉलोनी में। मैं इससे रिलेटेड ये पूछ रहा हूँ, उसमें एक नया मोड़ आया है लखीमपुर खीरी का जो कांड हुआ है। अब उसको अलग अलग तरह से लोग परिभाषित कर रहे हैं, लेकिन ये फैक्ट है कि उससे जो सरकार है उसका वो वाला पक्ष बहुत उजागर हो गया है कि किस तरह से गुंडे बदमाशों को आप पहले एमएलए एमपी बनाते हैं और फिर मंत्री बनाते हैं। और उसी में एक टेनी जी हैं, टेनी जी ब्राह्मण फेस हैं, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्री हैं। उनके लड़के ने जो एलिजिडली जो उन्होंने अपनी थार जीप से कुचला, उनको जिस तरह का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो भी सारी जनता बहुत क्लोजली वॉच कर रही है। आपको क्या लगता है कि लखीमपुर खीरी का जो कांड हुआ उसका कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं, जरूर पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण समाज के अंदर, जैसे हर समाज के अंदर है, राजनीतिक लोग भी हैं और राजनीति की आड़ में अपना धंधा करने वाले लोग भी हैं। कभी इलाहाबाद मंडल में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जैसे बड़े लिखे सुचिंतित लोगों का चेहरा बीजेपी की तरफ से आता था। अब अगर टेनी जी ही ब्राह्मणों का चेहरा बन जाएंगे तो इससे कई गुना बेहतर ब्राह्मण अन्य दलों के पास उपलब्ध हैं। और ब्राह्मणों के नाम पर अगर आप वो जो कानपुर वाले सज्जन थे वहां से लेके लखीमपुर तक, यही लोग हैं जिनको कि आप शासन का संरक्षण दे के ब्राह्मणों की तरक्की का दावा करते हैं, तो ब्राह्मण मतदाता इसमें भुलावे में नहीं आएगा। जी, तो नहीं, मैं इसलिए भाई साहब इस बात को पूछ रहा था क्योंकि लखीमपुर खीरी में सिर्फ वो कांड की बात नहीं है। लखीमपुर खीरी बहुत ही ऐसी जगह पॉइज्ड है कि एक तरफ वेस्टर्न यूपी उससे छूता है, पूरा वेस्टर्न यूपी नहीं, वो जो बीच का इलाका बरेली मुरादाबाद मंडल छूते हैं, और एक तरफ पूर्वांचल छूने लगता है, गोंडा, वैसा फैजाबाद, बहराइच, ये सब। तो अगर वहां पे कोई किसान, अच्छा वहां पे 37 सीटें हैं, मैं इसलिए आपको चुनाव का गणित बता दूं, 37 सीटें हैं जिसमें 34 भाजपा के पास हैं। तो वहां पे अगर कुछ भी डिस्टर्ब होता है तो वो भाजपा का नुकसान ही नहीं होगा, बगल के जिलों में भी उसका इफेक्ट जरूर पहुंचेगा। तो ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है कि शायद ब्राह्मण वोट नाराज ना हो जाए इसलिए टेनी जी को बर्खास्त नहीं किया जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ये अमित शाह और योगी जी के बीच की रस्साकशी है और अल्टीमेटली योगी जी टेनी जी को या तो 120B में मूल्य बनाएंगे या कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि उनकी मतलब जो चैलेंज उनको एक तरह से अमित शाह जी दे रहे हैं उसका जवाब दे दें, क्योंकि भाजपा के अंदर की खींचतान भी बहुत साफ साफ दिख रही है। ये आपने बिल्कुल ठीक संकेत किया है। देखिए, लखीमपुर खीरी में अच्छा हिस्सा और संपन्न हिस्सा सिख मतदाताओं का भी है। मेनका गांधी का उनके साथ एक दावेदारी का संबंध था। उनको और वरुण गांधी दोनों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हटाना और वरुण गांधी का खुल करके लखीमपुर खीरी के किसानों के पक्ष में खड़े होना, ये दोनों इस बात का संकेत है कि दरवाजे बंद जरूर है भाजपा के गुटबंदी के बारे में, लेकिन अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो इन लोगों को बाहर करना चुनाव के ठीक पहले, जबकि आप जतिन प्रसाद से लेकर के हर औने पौने वाले को वापस लाना चाहते हैं या अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, ये एक तूफान के पहले का सन्नाटा जैसा है। और इसके नतीजे क्या होंगे कहना मुश्किल, लेकिन वरुण गांधी की नाराजगी का खुला इजहार इस बात का संकेत है कि जमीन पर बहुत गर्मी बढ़ गई है, आंच बढ़ गई है, और उसको आप टेनी महाराज की गिरफ्तारी करना न करना, निकालना न निकालना, इससे नहीं संभाल पाएंगे। ये तो सांप छछूंदर की हालत हो गई है, न उगलते बनेगा न निगलते बनेगा। इनके जो बड़े समर्थक भी हैं मीडिया में, राजनीति में तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन मीडिया में, वहां भी आप देखिए तो लोग ये सवाल तो पूछ ही रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो अगर आप इसको वो क्या है, शाहरुख खान के लड़के की गिरफ्तारी से दबाना चाहते हैं या सावरकर और गांधी के बारे में कुछ नई आदि सच आदि झूठ बात फैला के करना चाहते हैं, तो ये आप अपने संतोष के लिए कर सकते हैं। जमीन पर जो कानून का फर्ज है, सरकार की जिम्मेदारी है, वहां तो आपका नंबर बहुत कम हो गया है। जी, मैं सब क्योंकि मैं बाकी लोगों का वेट कर रहा हूँ। आज हवन और नवरात्र की वजह से श्याम पांडे भाई सबको ज्वाइन करना है,
अवधेश यादव जी को ज्वाइन करना है, शिवशंकर त्रिपाठी जी को करना है, संगीता मालवीय जी को करना है, मालवीय जी की लड़की जो है, सब लोग ज्वाइन करना है। लेकिन शायद वो अब कोई कह रहा है मैं हवन करके ज्वाइन कर रहा हूँ। खैर, मैं एक आपने जो एक चर्चा कही है, और मैं कल उस पर मैंने बात भी की थी, ये सावरकर वाली चीज फिर से पैदा हो गई है। तो भाई साहब एक चीज बताइए कि अगर थोड़ी देर के लिए राजनाथ सिंह जी का हम मान लें कि भाई उनको, क्योंकि वो मंत्री हैं तो वो ज्यादा हम लोगों से जानते हैं, उनके पास अकल हम लोगों से ज्यादा है। जरूरी नहीं है कि मंत्री होने के कारण वो ज्ञानी हो आपसे ज्यादा। उनके सेक्रेटरी कैसे हैं, उनके सलाहकार कैसे हैं, ये इस पर निर्भर करेगा। जी नहीं, बताइए। मैं थोड़ी देर आपसे ये पूछ रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मंत्री हैं, तो उनके पास अकल ये सब हम लोगों से ज्यादा है, ज्ञान ज्यादा है, शिक्षा ज्यादा है, सब कुछ ज्यादा है भाई। मैं एक चीज ये समझना चाह रहा हूं कि जैसा वो कह रहे हैं कि सावरकर जी ने माफी गांधी जी के कहने पे मांगी, ये बहुत अच्छी बात है, माफी मांगी, वजीफा मिला, ये तो फैक्ट है। और इन लोग अब ये जस्टिफाई करते हैं कि वो लार्जर स्ट्रेटजी के तौर पे उन्होंने माफी मांगी, जिससे वो उस आंदोलन को और मजबूती से बढ़ाएं, ये भी ठीक बात है। इसी जगह अगर भगत सिंह की बात कर लें, तो भगत सिंह जी ने तो, उनके पिताजी ने एक लेटर लिख दिया था, भगत सिंह उस पर आग बबूला हो गए थे, उनके रिटर्न दस्तावेज हैं, उन्होंने अपने पिता से कहा था कि आपने मेरे साथ ये क्या कर दिया, और उनका कहना था कि जब मैं फांसी के तख्ते पे चढ़ जाऊंगा तो मुझे, मेरा ज्यादा बड़ा इस देश के लिए मैं काम करूंगा बनस्पत माफी मांगने के। और उन सब चीजों को लेके मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या भगत सिंह की स्ट्रैटेजी गलत थी? क्योंकि अगर सावरकर जी की स्ट्रैटेजी सही थी तो भाजपा वाले बताएं कि भगत सिंह ने बहुत गलत काम किया, उनको माफी मांग लेनी चाहिए थी लार्जर आंदोलन के लिए, क्योंकि ये कंट्राडिक्टरी हैं दोनों चीजें। मैं भगत सिंह के रेफरेंस में बात कर रहा हूं। आपने बहुत मार्मिक सवाल उठाया है ना उसमें उनको ज्वाइन करो। जी, आपने बहुत मार्मिक सवाल उठाया है। आजादी की लड़ाई जान का सौदा थी, और जैसा सभी लोग बताते हैं कि गांधी जी 1916 और 1948 की जिंदगी में बार बार गिरफ्तार किए गए। एक बार तो कस्तूरबा गांधी हृदय रोग से पीड़ित थी, उनके महादेव देसाई का निधन हो गया था, फिर भी गांधी जी ने रिहाई की कोई अपील नहीं की थी। जहां तक माफी मांगने की बात है, गांधी जी ने क्या किसी और को सलाह दी? हाँ, रिहाई की बात जरूर करते थे। अगर कहीं कोई नाजायज पकड़ा गया, अपना हो गैर का, जैसे जयप्रकाश और लोहिया की रिहाई की बात उन्होंने की थी, और उन्होंने संपादकीय लिखा था। सावरकर बंधुओं के बारे में जो पहला जिक्र आता है वो 1920 का आता है। 1911 से आप लगातार माफी की पैरवी करा रहे थे, 6 बार आपने माफी का किया था। असली सवाल माफी मांगने का नहीं है, असली सवाल ये है कि आपकी रणनीति क्या थी। और आप बताइए कि जब आप वहां से छूट के आए, रत्नागिरी जिले में आपको जिले की बंदिश में रखा गया, तो आपने क्या किया? आपने राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान किया? कोई योगदान उस तरह का नहीं था, सिवाय इसके कि आपने गोडसे जैसे सपोलों को पाला, उनको दूध पिलाया। और अगर ठीक जांच हुई होती और हिम्मत होती उस समय के कांग्रेसी नेताओं में, मोरारजी देसाई जैसे मुख्यमंत्री में, तो सावरकर जी का किस्सा कुछ और ही होता, जो जीवनलाल कपूर आयोग ने कहा भी है। आपने क्या गांधी की मदद की? आपने क्या कांग्रेस की मदद की? 1939 और 46 के बीच में जब भारत छोड़ो आंदोलन की लड़ाई चल रही थी, उस समय आपका क्या स्टैंड था? आप और हिंदू महासभा का यही दावा था कि हमें अंग्रेजों का साथ देना है। तो और वजीफा भी आपने लिया, नमक खाया अंग्रेज का, और आप कहते हैं कि हम, ये हमारी बड़ी भारी रणनीति थी। कोई रणनीति नहीं थी, माफी का एक प्रयास था, एक बार नहीं 6 बार। और गांधी जिस तरह के थे, उनके लिए हर स्वतंत्रता सेनानी स्वीकार्य था, अपना था, चाहे और लोग उनको, इसीलिए उन्होंने सावरकर से लेकर भगत सिंह की रिहाई के पक्ष में अपने को खड़ा किया। लेकिन सावरकर जी की क्या रणनीति थी, ये भाजपा को बताना होगा। दूसरा, जो आपने भगत सिंह का सवाल उठाया, भगत सिंह समेत कितने लोगों ने अंग्रेजों की कैद में लंबी कैदें काटी और माफी नहीं मांगी? रणनीति अगर यही रहती तो कितने लोग काला पानी की सजा भुगते हुए थे। तिलक को काला पानी की सजा हुई थी, उन्होंने माफी मांगी। और हमारे अपने दिनेश दास गुप्ता थे, वहां चटगांव कॉन्स्पिरेसी के लोग वहां पर थे, क्या किसी ने माफी मांगी? हाँ, कुछ लोग माफी मांगते थे तो वो जी हजूर करने वाले हो जाते थे। सावरकर साहब, उनकी जिंदगी के हिस्से 2 या 3 टुकड़े में दिखाई पड़ेंगे। एक, जो अंग्रेजी राज के खिलाफ बगावत का, जिसमें
फ्रांस और इंग्लैंड से लेकर के काला पानी की सजा तक। दूसरा, माफी मांग करके वजीफा लेकर के गुजारा करने वाले सावरकर, जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिकता की आग में घी डाला। और तीसरा, आजादी के बाद के सावरकर जो गुमनाम हो गए, क्योंकि उनके पीछे अब हिंदुत्व वाले भी चलने को तैयार नहीं थे। उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अगुवाई में जनसंघ बना ली। सावरकर जी, गांधी जी 48 में मार दिए गए थे, सावरकर जी का निधन तो 66 में हुआ था। क्या रिकॉर्ड है आपका? इसलिए आपने बहुत सही और बहुत दुखद प्रसंग उठा दिया है, जिसमें कि इनका जो इरादा है वो क्या है अभी तो कुछ दिन में मालूम पड़ेगा। लेकिन गांधी के बहाने सावरकर की, गांधी जी ने क्या वजीफा लेने के लिए भी कहा था? गांधी जी ने संपादकीय लिखा था कि इनको वजीफा भी दे दो, नहीं दिया। और एम.एन. रॉय, सावर, कई इस तरह के लोग थे जिनकी जिंदगी में दो मोड़ आ गए। एक मोड़ था बागी का, आंदोलनकारी का, स्वतंत्रता सेनानी का। दूसरा था किसी तरह से अपनी चमड़ी अंग्रेजों से टकराने से बचो। जी, मैं जी, मेरे साथ अवधेश प्रसाद जी भी जुड़ गए हैं। अवधेश जी, स्वागत है आपका। आप सुन पा रहे हैं? अवधेश जी, आप सुन पा रहे हैं? आवाज जा रही है मेरी? अवधेश जी, आवाज आ रही है? आप अनम्यूट कर लीजिए अपने को। वो ला के मुझे यहाँ वो दो, तुम लोग के बस का नहीं है, यहाँ ला के दो मुझे लैपटॉप। अवधेश जी, आवाज आ रही है मेरी? संगीता जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? आप दोनों लोगों को शायद मेरी आवाज, आप अपने को अनम्यूट कर लें। उनका क्या हुआ? अवधेश प्रसाद जी की आवाज क्यों नहीं आ रही? रखो यहाँ, तुम लोग बस ही हो गया। अवधेश जी, आपका माइक नहीं ऑन है, छोड़ दो। अवधेश जी, आपका माइक नहीं ऑन है, मैं ही करूंगा। संगीता जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने को, अनम्यूट कर लीजिए। या अवधेश जी को फोन करके कहो कि अपने को माइक वो करे। अब ये अपना आनंद भाई साहब, ये अच्छाई कही या बुराई कही, अपनी स्ट्रेंथ यही है कि हम लोग बहुत उन सारे लोगों को जोड़ते हैं जो बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए हैं और शायद प्रोफेशनली बहुत उसमें नहीं आते हैं किसी उस पे। संगीता, ये बात सुनाई दे रही है मेरी? नहीं, आपने जमीन से जुड़े लोगों को आज बुलाया है। अवधेश यादव जी को तो मैं 25 साल से जानता हूं, समाजवादी पार्टी के स्तंभ हैं और इलाहाबाद मंडल में बहुत महत्वपूर्ण चेहरा है समाजवादी। वैसे संगीता मालवीय तो सत्यप्रकाश मालवीय की विरासत से जुड़ी हैं और उनकी याद में हर साल कुछ न कुछ करती रहती हैं। देखिए श्याम भाई की क्या खबर है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि संगीता हैं और अवधेश हैं। बहुत अच्छा है। संगीता जी, आपको आवाज सुनाई दे रही? मैं संगीता मालवीय जी, मेरे ख्याल में कोई परिचय की जरूरत नहीं है। जो भी समाजवादी आंदोलन से जुड़ा है उसको सत्यप्रकाश मालवीय जी का नाम उत्तर प्रदेश का जब भी लिखा जाएगा तो उनका नाम सबको पता ही है। हम सबके श्रद्धेय रहे हैं, हम सबके वरिष्ठ रहे हैं। संगीता जी, सबसे पहला प्रश्न आपसे, अवधेश जी का ऑडियो नहीं जुड़ा है, उनसे कहीं ऑडियो, अवधेश जी का ऑडियो नहीं जुड़ा, अपना ऑडियो कनेक्ट कर ले, छोड़ दीजिए, क्या करेंगे। संगीता जी, सबसे पहला प्रश्न आपसे, आप इलाहाबाद से आप लोग हैं, इलाहाबाद और कौशाम्बी दोनों की बात आपसे कर रहा हूं। सपा का प्रदर्शन इलाहाबाद में और कौशाम्बी में बहुत ही, मैं कहूंगा मतलब कुछ नहीं है। वहां पे तो सब भाजपा, कौशाम्बी में 3 सीटें तीनों भाजपा की, इलाहाबाद जिले में 12 सीटें, 8 भाजपा, 1 अपना दल, 1 सपा। तो क्या लगता है इस बार आप लोगों की तैयारी समाजवादी पार्टी की कुछ बेहतर है कि ऐसी रहेगा? नहीं, बहुत बेहतर है पहले से। अभी देखिए अखिलेश जी ने जो विजय यात्रा अभी प्रारंभ कर दी है परसों से, 3 जिले वो ऑलरेडी जा चुके हैं और अब जल्दी उनका प्रयागराज का भी कार्यक्रम बनेगा। और समाजवादी पार्टी काफी अच्छा कर रही है, काफी मेहनत कर रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में काफी अच्छा प्रदर्शन रहेगा समाजवादी पार्टी का। ऐसी बात नहीं है, पिछली बार 1 सीट थी विधानसभा की, बट इस बार जरूर ज्यादा मिलेंगी। नहीं, मतलब 1 का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएंगे, मतलब 100 गुना अगर बढ़ेंगे तो 202 हो जाएंगे।
तो 1 से 2 हो गई कि आप 12 में से कुछ नहीं 6 कम से से ज्यादा कम, लाएंगे? जी 6 तो जरूर लाएंगे। अवधेश जी, आप के पास आ रहे हैं। आप पुराने, आप ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, पुराने आदमी हैं। आवाज आ रही है? आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए अवधेश जी, अनम्यूट कर लीजिएगा। वो जो ये तो चले गए अवधेश जी। आपने अपना कैमरा भी ऑफ कर लिया, और वो आपको कैमरा ऑन करिए और अनम्यूट, वो जो लाल है उस पे टच करिएगा अवधेश जी। हाँ, अब आप आ गए, ठीक है। आपका आवाज आ माइक रही? ऑन हो गया। हाँ, अब ठीक हो गया। ठीक आपको ठीक। आवाज सुनाई दे रही है ना? हाँ हाँ, सुनाई दे रही है। अवधेश जी, अब सीधा वही प्रश्न जो संगीता जी से था। इलाहाबाद में 12 सीटों में 1 सीट आपके पास थे, समाजवादी जी पार्टी के पास, और जी। 6 जगह आप 2 नंबर पे रहे थे। हाँ हाँ। कौशाम्बी में 3 में 1 भी सीट आपके पास नहीं थी। तो क्या इसको कुछ बेहतर करेंगे आप, कि मतलब बेहतर क्या, 1 से 2, 2 से 3, कितना करेंगे? देखिए, इलाहाबाद तो पॉलिटिकल टेम्परेचर जब बढ़ता है तो समाजवादी पार्टी कम से कम 7-8 सीटें तो जीतेगी। और इसलिए कि पिछली बार परिस्थितियां विपरीत हो गई थी और तरह तरह से जो है अफवाहें और हवाएं विपरीत थी। लेकिन इलाहाबाद बड़ा संवेदनशील शहर है और राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी ही समझिए कि अच्छा जो है परफॉर्म करता है। और समाजवादियों के लिए तो जो है वो एक भूमि रही है उर्वरक, जहाँ लोहिया जी से लेकर जनौषध जी तक कहाँ से कहाँ पार्टी को लेकर चले गए। इसलिए हमको लगता है कि 8 सीटें से कम समाजवादी पार्टी नहीं पाएगी, ज्यादा ही पाएगी। अवधेश जी, आप अपना एक तो कैमरा ऑन कर लें। फिर से आपका कैमरा उस पर हाथ लग गया है तो वो ऑफ हो गया है। कैमरा ऑन कर लें। नहीं, मैं आपसे एक चीज और इसके संदर्भ में पूछ लूं। जैसा अखिलेश जी का दावा है कि 400 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, तो 403 सीटें होती हैं। तो अगर आप 4 सीट अपने आप ही कह रहे हैं कि आप नहीं जीत पाएंगे, तो आप तो उस दावे को खुद इलाहाबादी में गड़बड़ कर देंगे। क्योंकि अगर आप 12 में 4 सीटें हार गए तो 399 हो गई, तो अगले आपके अध्यक्ष जी का मामला कैसे पूरा नहीं होगा? देखिए, ये तो पॉलिटिकली आदमी बताता ही है कि हम सब जीत लेंगे, हम कभी नहीं हारेंगे। ये तो एक पॉलिटिकल रणनीति के तहत अभ्यर्थी बोलता है, बड़ा नेता बोलता है, ताकि मारल बूस्टिंग मेरे कार्यकर्ताओं के अंदर हो जाए। कोई बात नहीं, उसको बड़ी उसी को पॉइंट आउट करने की जरूरत नहीं है। और इलाहाबाद जो है अपने आप में दिशा देने का काम करता है। और फिलहाल सरकार सपा की ही बनेगी, क्योंकि नहीं जनता अवधेश जी, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, और पूरी गंभीरता से कह रहा हूं कि अखिलेश जी इस समय सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी हैं। अगर भाजपा को कोई आज की तारीख में ग्राउंड में ये लग रहा है चुनौती दे रहा है, तो वो सपा और अखिलेश जी दे रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब आप 400 सीटों की जैसी बातें करने लगते हैं, तो आपने जैसा खुद ही कहा कि ये सिर्फ हवाई बातें हैं, तो फिर हम शिवपाल जी कहते हैं हम 403 सीटें जीतेंगे, एमआईएम कहता है हम 400, तो 2-4 हजार सीट हो जाएंगी। सब लोग को चाहते हैं, क्योंकि आपको सीरियस रहना है। अगर आप एक सीरियस पार्टी के सीरियस विपक्षी नेता हैं, तो आपको अपनी सीरियसनेस कायम रखनी है। आप ये हवाई थोड़ी बातें करेंगे, आप छोटे दलों जैसे थोड़ी बात करेंगे। इस बात से आपके सहमत हूँ, और लेकिन कुछ स्ट्रेटेजिकली बातें बोली जाती हैं मारल पुष्टि के लिए और विरोधियों पर दबाव बनाने के लिए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी तो लगातार कई झूठ, बड़े बड़े झूठ बोलते हैं, क्या क्या बोल देते हैं। इसलिए पॉलिटिकली जो है उनसे हमको लड़ना है, झूठों से लड़ना है। इसलिए हम स्ट्रेटेजिकली उस बात को कहेंगे, और इसी कारण से ये सब बातें कही जाती है। जी, नहीं, मैं मान रहा हूं। लेकिन आनंद भाई साहब, मैं थोड़ा सा एक जल्दी से एक क्विक रेफरेंस आपसे, क्योंकि ये फिर वही ट्रैप है। प्रधानमंत्री जी ज्यादा झूठ बोलते हैं तो हम उससे ज्यादा झूठ बोलें। प्रधानमंत्री वो अगर मंदिर जाते हैं तो हम 4 मंदिर और जाएं। तो ये मुझे लगता है ये गेम सेट कर रहे हैं बीजेपी वाले, और उसके ट्रैप में ये जितनी विपक्षी पार्टियां ये फंसती हैं, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, ये बात तो सही है, उससे बचना चाहिए। लेकिन फिर भी बताऊं कि इलाहाबाद अपने आप में बहुत ही हाईली वो कॉन्शसनेस वाली जगह है। और यही नहीं, इलाहाबाद तो 5वां प्रधानमंत्री दिया है। इलाहाबाद गांधी जी का चरखा चलता था तो चंद्रशेखर की गोली 100 मीटर की थी। और इलाहाबाद नेता भी पैदा करता है, सीट भी पैदा करता है, और समाजवादियों का गढ़ हो गया है इलाहाबाद। इसलिए पिछली बार कहीं भाग्य दुर्भाग्य से परिस्थितियां हवा विपरीत थी, लेकिन अब हवाएं सपा के पक्ष में।
आम आदमी कोई भी व्यक्ति इस सरकार से खुश नहीं है। जी अभी हम बात करते हैं, हमारा अभी ऑडियो सेट नहीं हो रहा है, नहीं, आवाज audio जारी आ है। रहा है, आपका वीडियो नहीं आ पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर जब वीडियो आ जाए, असल में वो वीडियो कैमरा पे आपका हाथ लग गया। संगीता जी, एक चीज आपसे समझ लें, जी इलाहाबादी क्षेत्र से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी आते हैं, और केशव प्रसाद मौर्य जी अभी तक जिस तरह का उन्होंने बातचीत की है, उससे वो अपने को बहुत सीरियस कैंडिडेट खुद को भी कह नहीं रहे हैं, लेकिन खुद को भी मान रहे हैं चीफ मिनिस्टर। तो अब भाई अगर उनको चीफ मिनिस्टर बनना है तो वहां से कम जो 28 सीटें हैं उसमें से पिछली बार 22 किए थे, तो 22 से कम तो नहीं हो सकती हैं। अगर केशव प्रसाद मौर्य सपना देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का, और जो सही सपना भी है, पिछली बार अध्यक्ष थे वो, भाई केशव प्रसाद मौर्य जी की क्या भूमिका रहेगी आपके यहाँ, संगीता जी? चुनाव में जी जी नहीं, वो तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे क्योंकि वो अपने को मुख्यमंत्री का दावेदार मानते हैं, मगर जनता कितना उनको रिस्पांस देती है वो तो देखना पड़ेगा, वो तो चुनाव में ही पता चलेगा। और जनता का जो इस समय मूड है वो पूरा बीजेपी को हटाने का है। हाँ, लेकिन मैं फिर से वापस आनंद भाई साहब, एक चीज जल्दी से एक टिप्पणी आपसे ले लूं, फिर इनसे पूछ लेंगे। अभी हाल के दिनों में क्या हुआ, लखीमपुर, खास करके लखीमपुर मामले में मैं कह रहा हूं, प्रियंका गांधी ने बहुत प्रोएक्टिव दिखाया। वो दिल्ली से उड़ के आ गई लखनऊ, लखनऊ से बैठ के गाड़ी में चली गई, रात में उनको रोका गया, वो सब उनको अरेस्ट कर लिया है सीतापुर में। हमारे जो भैया जी हैं अपने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश जी, ये अपने घर से नहीं निकले उस रात में। नेक्स्ट डे सुबह कहा है कि हमारे घर के बाहर तो पुलिस आ गई, हम कहां जाएं। फिर ये तैयार होके इको गार्डन चले गए, वहां एक सांकेतिक इन्होंने धरना प्रदर्शन किया, और वहां से उठ के ताज होटल में आके इन्होंने एक वो किसी चैनल का कुछ आजकल चल रहा, हर चैनल को आजकल को पैसा दे रही है बीजेपी, उस चैनल में आके इन्होंने कुछ डिबेट ज्वाइन कर ली। वो सीरियसनेस नहीं लगी। एक दूसरा, लखीमपुर की बात कर रहे हैं आप? हाँ, मैं लखीमपुर की 3 तारीख की, 3 अक्टूबर को। अच्छा, 3 अक्टूबर को। और आनंद भाई साहब, दूसरी बात यह कि मान लीजिए हो सकता है आपको मंच पे ना चढ़ने दिया जाए, जयंत चौधरी का लखीमपुर में कोई लेना देना नहीं है। जयंत चौधरी की ना एक सीट है ना उनके वोट हैं, लेकिन फिर भी कल अंतिम अरदास था तो जयंत चौधरी आके नीचे बैठे हुए थे। मुझे लगता है कि ये सब जो खास करके पॉलिटिक्स में ये जो इस तरह के एक्शंस होते हैं वो कहीं मिस हो रहा है, मुलायम सिंह की कमी खल रही है। आनंद भाई साहब, आप तो संवेदनशील हैं, सहानुभूति भी रखते हैं, अगर आपके आंख में ये खटका तो बाकी लोगों की आंख में ज्यादा खटकेगा, क्योंकि लोग श्री अखिलेश यादव को किसी और पैमाने पर नहीं, मुलायम सिंह यादव की तुलना में देखते हैं, क्योंकि वो मुलायम सिंह यादव के वारिस हैं। और मुलायम सिंह यादव की शैली 24 घंटे की राजनीति की थी, और ऐसे मौके पर तो वो पुराना जो अंदाज होता था राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर समाजवादी आंदोलन, वहां जाकर के पैर अड़ा करके वो खड़े हो जाते थे, बैठ जाते थे, दुखी के आंसू पोंछते थे। इनको कुछ विलंब भी होता है, इनकी शैली भी अलग है। लोग कहते हैं कि ये 21वीं शताब्दी की राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई, 21वीं शताब्दी में भी कुछ तरीके तो पुराने बनाए रखने पड़ेंगे। लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मतलब ही है लोगों से जुड़े रहना। और इसमें श्री अखिलेश यादव की जो अभी की शैली है, इसमें बहुत सुधार की गुंजाइश है और जरूरत है। जैसा आपने कहा कि उनकी तुलना लोग एक तरफ मायावती से करेंगे जो बेहद सुस्त हैं, और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी से करेंगे जो बेहद चुस्त हैं। इन दो के बीच में अखिलेश कहीं खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि अखिलेश को ये जो अवधेश जी जैसे लोग हैं, जमीन से जुड़े साथी, उनकी ज्यादा सुननी पड़ेगी। और समाजवादी पार्टी का एक सौभाग्य ये जरूर है कि उसकी राजनीति में लखनऊ का वजन उतना नहीं है जितना इलाहाबाद का, इटावा का, बनारस का। जिलों में जो इकाइयां हैं, परंपराएं हैं, विरासत है, उसका महत्व है। हाँ, अगर आपने उपेक्षा की और ऐसे ही आपने कह दिया कि 403 सीटें हम जीतेंगे, तो लोग कहेंगे कि ये तो सचमुच हम लोगों को नादान समझते हैं। एक झूठ के मुकाबले दूसरे झूठ की क्या जरूरत है भाई? झूठ की राजनीति तो समाजवादियों के पल्ले पड़ेगी नहीं, वो तो गले का कांटा बन जाएगी।
और वो मुझे लगता है एक पार्टी विशेष का वो विशेषता रहने दीजिए। वो एक पार्टी है जिसमें स्पेशलाइज करती है, आप उसमें क्यों जा रहे हैं? उनको पीएचडी रिसर्च करने दीजिए। आप उसमें तो प्राइमरी में भी एडमिशन नहीं लेना चाहिए। खैर, अवधेश जी, में एक दो चीजें आपसे हैं। एक प्रश्न यह है, क्या मुलायम सिंह यादव की कमी खटकेगी खास करके इलेक्शन के समय? क्योंकि जमीन से जितना जुड़ा हुआ नेता इस समय उत्तर प्रदेश में जो भी जीवित लोग हैं उसमें सबसे बड़े आज भी वो अस्वस्थ हैं, लेकिन जितना उनका जमीनी लोगों से जुड़ाव है। दूसरा एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, प्रतापगढ़ जिले में 7 सीटें हैं, तो वो तो 2 राजा भैया के कोटे की होती है, उसको चाहे आप आइए चाहे कोई आए, वो राजा भैया की सीटें हैं, वो कोई और नहीं। एक प्रमोद तिवारी जी की सीट हो जाती है तो वो जिला ही 4 सीटों का रह जाता है। बाकी 3 सीटों में तो मतलब ऐसा कहा जाता है कि चाहे बीजेपी हो चाहे सपा हो, वो मिलके ही कोई कैंडिडेट दे देती है राजा भैया और प्रमोद तिवारी जी को। तो बाकी 4 सीटों में आपका क्या लेना देना है, क्योंकि वहां पे आप 2 सीटों पे सेकंड रहे हैं? देखिए, नेताजी का आशीर्वाद और नेताजी से प्रेरणा हमेशा समाजवादियों को मिलती रही है और मिल रही है। और परिस्थितियां कभी कभी विपरीत हो जाती हैं, लेकिन नेताजी का अभी आशीर्वाद लेकर के भी यही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी क्रांति रथ निकाले हैं। वर्तमान समय में जो परिस्थितियां बीजेपी सरकार ने बना दिया है कि लोगों को मारना, पीटना, फंसाना, उलझाना, राजनीतिक ट्रैक ही बीजेपी ने पूरा बदल दिया है और पूरा आरएसएस के षड्यंत्र का शिकार लोकतंत्र बहुत तेजी से हो गया है। और इस परिस्थितियों में आरएसएस के षड्यंत्र से लोकतंत्र को बचाना है, ये सबकी जिम्मेदारी। और यही नहीं, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अब हर कदम नपा तुला रखते हैं, नेताजी का आशीर्वाद लेते हैं और हर कार्यकर्ता, असली जो अच्छा समाजवादी है, वो नेताजी का आशीर्वाद मिलता है उसको। और थोड़ा सा अपराधीकरण जो कर दिया है, जो तिकट्टा बन गया है अपराधियों का, सरकार का, शासन का, क्योंकि काबिल मुख्यमंत्री नहीं है, उनकी बैकग्राउंड जाके पता करिए क्या है। और उस आप तो वहां के ही हैं, गोरखपुर के, और उनकी बैकग्राउंड क्या है उस पर हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं। लोकतंत्र खतरे में है और उससे बचाने के लिए सब लोगों को मिलजुल करके समाजवादी पार्टी को आगे करना होगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी काबिल हैं, योग्य हैं, उनका विजन है, दूसरे किसी को तो कोई विजन ही नहीं है, उनका विजन है नए नए काम करने का। इसलिए हम लोगों के प्रति जनता का रुझान बहुत तेजी से बढ़ा है और अभी 2 महीने 3 महीने में इतना बढ़ जाएगा, ये राजनीतिक थर्मामीटर नापने वाले लोग इस बात को समझते हैं। 15 दिन में परिस्थितियां चेंज हो जाती हैं। जी, मेरे साथ शायद डॉक्टर सिद्दीकी जुड़ गए हैं प्रतापगढ़ से। डॉक्टर सिद्दीकी, आपको आवाज आ रही है मेरी? डॉक्टर सिद्दीकी, आपका मुझे माइक नहीं कनेक्ट हुआ है, शायद माइक एक बार कनेक्ट कर लेते हैं। माइक नहीं कनेक्ट हो रहा। तब तक संगीता जी मैं आपके पास फिर से आ जा रहा हूं। एक चीज ये बताइए, जो प्रतापगढ़ की वो पूरी बात नहीं हो पाई, अगर आपको प्रतापगढ़ का थोड़ा सा वो, क्योंकि वहां तो मामला केवल 4 सीट का रहता है, 3 सीटें तो 2 राजा भैया और एक प्रमोद तिवारी साहब के, मतलब उनके पास से तो जाती नहीं है कहीं, तो चुनाव तो 4 ही सीट पे होते हैं। मतलब आपका कहने का है कि एक ही सीट पे दावेदार है समाजवादी पार्टी? नहीं, वहां 7 सीटें हैं, 2 सीटें राजा भैया और एक, मतलब राजा भैया के प्रभाव से वो जिसको चाहते हैं उसको जिताते हैं, जिसको जैसे चाहते हैं। दूसरी पार्टी भी उसमें सहयोग करती है, मानेंगे नहीं कोई पार्टी, लेकिन सहयोग उनका करती ही है। सरकार कोई भी हो, सरकार के साथ ही राजा भैया भी रहते हैं, पहले सपा में की सरकार के साथ वो इंडिपेंडेंट जीतते हैं, तो वो अपना ये वो रखते हैं। अब आजकल हर कार्यक्रम में दिखाई देते हैं, क्योंकि योगी जी की सरकार में तो भाई राजपूत हैं, तो इसलिए उनका ज्यादा हक है इस सरकार में। और दूसरे हमारे प्रमोद तिवारी साहब, वो भी खुद जीतते रहे, अपनी बेटी को उनकी जीतती रही, तो वो भी एक लंबा उनका वो है। तो मेरा कहना है 7 में से केवल 4 सीट में एक तरह से चुनाव होता है, बाकी में तो 3 जगह नॉमिनेशन टाइप होता है कि जिसको राजा भैया कहेंगे वो हो जाएगा। तो आप लोग उस जगह कितने सीरियस हैं प्रतापगढ़ को? आप लोग चैलेंज क्यों वहां कुछ करेंगे समाजवादी पार्टी की, फिर राजा भैया और प्रमोद तिवारी के भरोसे छोड़ देंगे? नहीं, समाजवादी पार्टी इवन राजा भैया और प्रमोद तिवारी की सीट पर भी मेहनत करेगी और जीतने की कोशिश करेगी। ऐसी बात नहीं है, हम सारी सीटों पे कोशिश कर रहे हैं, सारी सीटों पे मेहनत करेंगे और इवन बहुमत से ज्यादा सीटें लाने की कोशिश करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम कहीं पे पीछे रहेंगे।
जी अवधेश जी, मैं ये उनका वो नहीं ऑडियो, हाँ अच्छा, मैं अवधेश जी आपके पास फिर से आ रहा हूं और मैं तो एक दो प्रश्न, ये सिद्दीकी साहब आपको आवाज मेरी मिल रही है? असल में थोड़ा एक दिक्कत क्या है, हम लोगों के गेस्ट जो हैं वो थोड़े सीजन वाले हैं और मुझे लगता है कि बच्चों को 30 साल से उम्र के कम वाले हो जाएंगे तो फटाफट कर देते हैं, उनके लिए ये बाएं हाथ का खेल है। और जो हम लोग हैं, हम लोगों के लिए बड़ा एफर्ट होता है उसको जोड़ना ही। खैर, कोशिश कर रहे हैं, वो उनकी फोटो तो दिख रही है मुझे, वो आवाज अभी नहीं आई है, आवाज भी दे ही देंगे थोड़ी देर में। अवधेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। फतेहपुर बिल्कुल बीजेपी का गढ़ है, 6 सीटों में 6 सीटें, 5 बीजेपी, एक अपना दल है। और यहाँ पे सपा 4 सीटों पे सेकंड रही है। आप लोगों को यहाँ मतलब फतेहपुर में कुछ उम्मीद इस बार, फतेहपुर जिले में? जी, मुझको बोलना है। जी जी, आपसे बात हो रही है। जी जी, हाँ, देखिए, ये कानपुर से और इलाहाबाद तक बीच में फतेहपुर और कौशाम्बी पड़ता है। तो इलाहाबाद और कानपुर, फतेहपुर, कौशाम्बी को बहुत प्रभावित करता है और यह एकाएक सीटें बढ़ जाती हैं। और रही राजा भैया की बात, चाहे प्रमोद तिवारी की बात, तो देखिए, मुख्य लड़ाई बीजेपी से है। ये लोग बीजेपी के खिलाफ है और कहीं न कहीं बीजेपी तो सत्ता में जो आना चाहती है वो सीटें नहीं पा रही हैं। हो सकता है कि एक आध सीटें कांग्रेस पा जाए, एक आध सीटें राजा भैया पा जाए, लेकिन कुल मिलाकर के एंटी बीजेपी उत्तर प्रदेश में एक लहर चल रही है और वो लहर बढ़ती ही जा रही है। और अभी बहुत टाइम है, 2 महीने में, 2.5 महीने में बहुत ऊंचाई तक ये लहर फैलेगी और समाजवादियों की सरकार यूपी में बनेगी। डॉक्टर सिद्दीकी, अब आपकी आवाज, आपको मेरी आवाज मिल रही होगी, आपका कैमरा और माइक दोनों आ गया है। जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी। सिद्दीकी साहब, आपसे प्रतापगढ़ के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। जी, प्रतापगढ़ में कुल 7 सीटें हैं विधानसभा की, और उसमें से 2 पे तो वर्चस्व रहता है राजा भैया का। 2 सीटें वो जिसको चाहते हैं, जैसे चाहते हैं वैसे जिताते हैं। एक सीट पे प्रमोद तिवारी जी का अधिकार है। तो ये तो मैं ये मानता हूं कि 3 सीटें तो नॉमिनेटेड सीटें हैं, वो जिसको कह देंगे वो जीत जाएगा। तो बाकी बात 4 सीटों की कर लें। उस 4 सीट में पिछली बार आपको क्या लगता है कुछ उसमें, क्योंकि 2 बीजेपी जीती थी, एक और 2 इंडिपेंडेंट, अपना दल जीती थी, 2 अपना दल, 2 बीजेपी। 2 अपना दल, 2 बीजेपी। एक पे उपचुनाव हुआ था तो अपना दल जीती थी, एक पे 3 पे बीजेपी। जी जी जी। तो और बाकी रही बात राजा भैया की, तो राजा भैया 2 सीटों पे चुनाव जीतते थे, लेकिन 30 नवंबर 1920 को, जो है 2 साल पहले, इन्होंने एक अपना जनसत्ता दल बना लिया है। अब ये अपने दल के हिसाब से 25 साल बाद जब इन्होंने अपना दल बनाया है तो अपने दल से ही चुनाव पूरे प्रदेश में लड़ेंगे। रही बात 2 सीटों की, 2 सीट तो इनकी पक्की है ही है, लेकिन अब प्रदेश स्तर पे लड़ेंगे तो हमें उम्मीद है कि राजा भैया को कम से कम जो है 100 सीटें जरूर मिलेंगी। अच्छा, कितनी सीटें करीब मिलेंगे? और राजा भैया अगर अपने जनसत्ता दल से लड़ते हैं, अगर किसी दल से, इनका बड़े दल से अलायंस होता है तो ठीक है, अदरवाइज अकेले भी लड़ेंगे तो हमें पूरी उम्मीद है कि कम से कम 100 सीटें इनको जरूर मिलेंगी। 100 सीटें लड़ेंगे। अच्छा, ये किस दल के साथ अलायंस कर रहे हैं? बीजेपी के साथ, कि सपा के साथ, कि बसपा के साथ, कि ये तो किसी से भी अलायंस कर सकते हैं, तो किसके साथ अलायंस कर रहे हैं? बात यह है कि अलायंस हर पार्टी के अपने सिद्धांत होते हैं। राजा भैया का अपना सिद्धांत है और उस सिद्धांत पे, हमारे सिद्धांतों पे जो हमारे साथ आना चाहेगा उससे हम अलायंस करेंगे। नहीं, आप कह रहे हैं बड़े दल के साथ, मतलब जैसे आजकल मुख्तार भी खाली हो गए हैं, अतीक साहब भी निकाल दिए गए हैं, तो ये सब लोग भी आपके अलायंस में आएंगे? एक इस तरह का भी दल बन सकता है? अतीक साहब जैसे लोगों की कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ। और मुख्तार अंसारी साहब जैसे लोगों की? मुख्तार अंसारी साहब जैसे लोगों की? मुख्तार अंसारी साहब अगर आते हैं तो स्वागत है। अच्छा, तो एक इस तरह का एक फ्रंट। अच्छा, देखिए, ये यूपी में तो टेनी जी भी आपके यहाँ आ सकते हैं फिर, अगर मान लीजिए टेनी जी का कुछ गड़बड़ होता है भाजपा में। हमारे यहाँ आपराधिक चरित्र वालों का कोई गुंजाइश नहीं है। आपराधिक चरित्र वाले, अब टेनी जी घोषित हो चुके हैं, एक तरह से अपराधी हैं, उनके लड़के ने अपराध किया है जी, और उस साजिश में वो भी शामिल हैं, तो हमारे यहाँ आपराधिक चरित्र वालों की कोई गुंजाइश नहीं है। और हमारा सिद्धांत ही रहा है कि हमने सिद्धांतों पे राजनीति की है,
अपने स्वाभिमान को, अपने चरित्र को, अपने कैरेक्टर को खो करके हमने कभी राजनीति नहीं की। तो उसमें टेनी जी के आने का कोई सवाल ही नहीं है, अतीक के आने का कोई सवाल नहीं है। हाँ, मुख्तार साहब आना चाहे, मुख्तार साहब अच्छे आदमी हैं, वो आना चाहे, स्वागत है। और एमआईएम्स के ओवैसी साहब के साथ आपका कुछ तालमेल होगा कि नहीं? ओवैसी साहब ऐसी भाषा बोलते हैं कि वो तो लगता है कि बीजेपी को ही फायदा पहुंचाना चाहते हैं, तो उनसे किसका तालमेल होगा? उनसे भी नहीं हो सकता, उनका तो शायद किसी से ना हो। नहीं, लेकिन मैं एक चीज समझने के लिए जरा कर रहा हूं, ये मतलब इस सारी पार्टी के लोग बैठे हैं। सिद्दीकी साहब ये बताइए, अगर आप 100 सीटों पे लड़ रहे हैं तो आप किसका फायदा कराएंगे, किसका नुकसान कराएंगे? क्योंकि आपकी भूमिका भी कोई जीतने की तो रहेगी नहीं, आपकी भूमिका किसी को हराने की या किसी को जिताने की रहेगी। तो आप किसका फायदा करना है? हमारी भूमिका अगर जो है हराने या जिताने की होती तो हम 403 सीटों पे लड़ते। हमने सेलेक्ट किया है सिर्फ 100 सीटों को। लगभग 100 सीटें ऐसी ठोस सीटें हैं हमारी जहाँ पे हमारे प्रत्याशियों, बड़े दमदार प्रत्याशी जो है हमको मिल जाएंगे और वहाँ पे हम चुनाव लड़ेंगे और वहाँ पे पूरी उम्मीद है कि हमारे प्रत्याशी जीतेंगे। अगर हराने जिताने की बात होती तो हम तो लोकसभा में भी दो सीट पे क्यों लड़ते? जी, चलिए मैं जरा इसको बात को आगे बढ़ा लूं। आनंद भाई साहब, 1 मिनट आपसे जरा समझ लूं ये। मेरी जितनी नॉलेज में किसी भी दल का नाम नहीं लूंगा। जी भाजपा और सपा को छोड़ के मतलब बहुत से ऐसे दल हैं जो राष्ट्रीय दल हैं, जो चाहे वो मतलब बहुत से दल हैं जिनको 403 सीटों पे कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। लेकिन देखिए ये अच्छी बात है कि सिद्दीकी साहब को 403 कैंडिडेट पे, जो राजा भैया की पार्टी है उनको 403 सीटों पे कैंडिडेट मिल रहे हैं। मेरे हिसाब से ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है। तो आनंद भाई साहब, ये जो छोटे दलों का इस बार रोल होगा इस इलेक्शन में, तो इलाहाबाद मंडल उससे अछूता तो रहेगा नहीं? नहीं, कभी नहीं। निश्चित तौर पर इलाहाबाद मंडल में राजनीतिक चेतना बाकी मंडलों की तुलना में ज्यादा गहरी है, लेकिन ये जो छोटे दल होते हैं वो 5,000 से 15,000 का वोट भी अगर बिगाड़ देंगे तो माहौल तो बिगड़ ही जाता है। और जिस तरह का माहौल अभी बन रहा है उत्तर प्रदेश में, कांटे की लड़ाई का माहौल होगा। पिछला चुनाव अगर एक तरफा था, भाजपा के पक्ष में था, तो ये चुनाव एकदम से दूसरी तरफ नहीं जाएगा। इमरजेंसी में भी इंदिरा गांधी जी को बहुत सीटें गंवाई उन्होंने, लेकिन वोट उनका बहुत खराब नहीं हुआ था। तो वोटर का जो उसकी आस्था है, उसका रिश्ता है, वो कई कारणों से बनता बिगड़ता रहता है। और उसमें कांटे की लड़ाई का जब माहौल बनता है तो ये छोटी पार्टियां, जिनको हम अपनी भाषा में वोट कटवा कहते हैं, ये मिल करके नूरा कुश्ती करते हैं। कहने के लिए ये और पार्टी का होता है, सिंबल होगा, झंडा होगा, जीत चलेगी, लेकिन चुनाव की रात आते आते ये एक जो मालिक पार्टी है उसके ये हरकारा बन जाएंगे, उसके ये लठैत बन जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद समेत छोटी पार्टियों की बड़ी गुंजाइश रहे, क्योंकि चुनाव लड़ने से भी लोगों की एक औकात बन जाती है। हार जाएंगे लेकिन नेताजी कहलाएंगे, अपना एक कार्ड छपवा लेंगे, पूर्व विधायक उम्मीदवार, पूर्व संसद उम्मीदवार, और उतना कलेक्टर को बताने के लिए, पुलिस कप्तान के यहाँ पैरवी करने के लिए काफी रहता है। और चूंकि इन बड़ी पार्टियों में इस समय कार्यकर्ताओं की भर्ती बंद है, नए लोगों की गुंजाइश घटी हुई है, इसलिए छोटी पार्टियों का भी एक बाजार तो जरूर रहेगा। जी, अवधेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और जो आनंद भाई साहब की बात को आगे बढ़ा दूं। केवल कार्ड नहीं छपवाते हैं, अब कार के आगे भी पूर्व विधायक प्रत्याशी और कुछ लोग तो भावी विधायक प्रत्याशी करके गाड़ी के आगे और अपना पैड भी छपवा लेते हैं और उसी पैड पे चलता रहता है। और उसको खैर, और वो अब पुलिस कप्तान और कलेक्टर तक भाई साहब जाने की जरूरत नहीं है। अब मेरे ख्याल में थाने और चौकी से ही उनको इतना हो जाता है कि उनका अपना जो मूल काम है वो काम चलता रहे। अवधेश भाई साहब, मैं एक चीज आपसे समझना चाह रहा हूं कि केशव प्रसाद मौर्य जी भाई वहां से सांसद रहे, जमीन के नेता हैं। ये सारे जो हमारे मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री, ये लोग विधान परिषद के थ्रू क्यों आते हैं? ये लोग इलेक्शन विधानसभा का क्यों नहीं लड़ते हैं? अवधेश जी, आपको क्या लगता है? और आपके अखिलेश जी भी जब मुख्यमंत्री बने तो वो भी विधान परिषद का रुख कर लिए, मायावती जी मुख्यमंत्री बने, वो खैर वो तो हरदम ही करती थी। ये एक नया जो चलन हो गया है कि जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है वो विधान परिषद के रास्ते पिछले दरवाजे से क्यों आना चाहता है, सामने का दरवाजा खोल के गाजे बाजे के साथ क्यों नहीं आता है? देखिए, लोकतंत्र की परिस्थितियां बदली हैं और हर आदमी चाहता है कि हम भरोसे के साथ जी जाए, मेहनत कम करें, सफलता को हासिल कर लें।
और केशव प्रसाद मौर्य भी वैसे इनको सीधे विधानसभा के माध्यम से आना चाहिए, या सभी जो नाम लिए हैं सबको आना चाहिए, लेकिन ये चाहते हैं कि जल्दी में जो है तमाम दबावों से बचने के लिए, परिस्थितियों से बचने के लिए एक परंपरा नई डेवलप हो गई जो लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए केशव मौर्य को जो है विधानसभा में लड़ा करके और भाजपा जो है रिस्क जो है कम लेना चाहती थी। दूसरी चीज कि केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर चुनाव तो हुआ, हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो उनके साथ भी धोखा हुआ और जनता के साथ भी धोखा हुआ, और धोखा देने वाली सिर्फ बीजेपी है। कहीं जोगी जी का नाम नहीं था मुख्यमंत्री में, अगर उनके नाम पर चुनाव लड़ा जाता तो बीजेपी शायद सत्ता में नहीं आती। लेकिन बीजेपी की अपनी रणनीति है, आरएसएस की अपनी रणनीति है, वो लड़ाती किसी को है ना, वादा किसी के लिए करती है, बना किसी को देती है। ये लोकतंत्र के साथ चीटिंग है, लेकिन इस चीटिंग से हम लोगों को कुछ लेना देना नहीं। माननीय अखिलेश जी के साथ इस समय पूरा का पूरा जो है जन समर्थन बढ़ता जा रहा है, और छोटी बड़ी पार्टियां जो है अखिलेश जी के साथ ही खड़ी होगी, और जो इनके साथ तालमेल में नहीं खड़ा होगा वो जनता भी उनको रिजेक्ट कर देगी। ऐसी परिस्थितियां यूपी की लगभग पैदा हो गई, और इसलिए सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी, सारे लोग हमारे सहयोगी बनेंगे और बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अपराधीकरण कर रही है, अपराधियों से, अधिकारियों से, फिर जो है माफियाओं से एक जो है उनका तिगड्डा बना हुआ है, और उस तिगड्डे को तोड़ना, जन भावनाओं को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जनता का भी अधिकार है। और जनता बिल्कुल, देखिए किसानों के प्रति जो रुझान पीलीभीत में हुआ है, लखीमपुर में हुआ है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इतने बड़े व्यक्ति के खिलाफ आम जनता सड़कों पर उतर करके आ गई है, और उसका रिजल्ट भी सामने आ गया है। बहुत जल्दी बीजेपी बैकफुट पर आ गई। जी जी संगीता, अच्छा संगीता चली गई। फिर मैं डॉक्टर सिद्दीकी आपसे पूछ ले रहा हूँ एक चीज। अच्छा संगीता जी आ गए। संगीता जी, एक आपसे प्रश्न मेरा था, आप किसी भी पार्टी को ले लें, चाहे छोटी चाहे बड़ी, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी हो चाहे भाजपा, कागज पे, और ये मैं आपको एज सपा के नेता के रूप में नहीं प्रश्न पूछ रहा हूँ, आधी आबादी के नुमाइंदे के रूप में पूछ रहा हूँ, सारी पार्टीज का मैनिफेस्टो देखिए, महिलाओं को वो देना चाहिए, महिलाओं को आगे लाना चाहिए, महिलाओं को ये देना चाहिए, सिर्फ मुंह जबानी जमा खर्च होता है। मुझे एक भी पार्टी ईमानदारी से नहीं मिली। ओम प्रकाश राजभर जी के साथ मैं किसी इंटरव्यू में था, मैंने कहा भाई आप महिला कर रहे हैं, 50% दीजिए ना कैंडिडेट, उसके बाद जनता को डिसाइड करने दीजिए कि वो हारते हैं कि जीतते हैं। वहां पे सब पीछे हो जाते हैं। मुंह जबानी जमा खर्च, हर एक का मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, महिलाओं के लिए हम ये करेंगे। मेरा संगीता जी, आपको ये नहीं लगता है कि इस आधी आबादी को इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी थोड़ा ठगा जाता है? क्योंकि आपको कैंडिडेट ही जब नहीं बनाया जाएगा तो आप कहां से आप आधी आबादी का रिप्रेजेंटेशन होगा? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। महिलाओं के लिए इसमें पक्षपात तो होता है, और पुरुषों को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। लेकिन अभी समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो भी निकलने वाला है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि काफी रहेंगे इसमें, महिलाओं को भी काफी उम्मीदवार बनाया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। और डिम्पल जी जो हैं वो इसमें काफी महिलाएं उनके साथ रहती हैं, वो काफी महिलाओं का ध्यान रखती है, और मुझे लगता है कि काफी उम्मीदवार काफी इस बार बनेंगे, महिलाएं रहेंगी अगले चुनाव में। नहीं, मैं आपकी मतलब आपके मुंह में घी शक्कर अगर इस तरह का, मैं बार बार बात कर रहा हूं उम्मीदवारी, मैं कह रहा हूं कि ये तो जनता डिसाइड करेगी ना, मुझे आप चॉइस तो दीजिए कि मैं महिला को वोट दे सकता हूं। क्योंकि मैनिफेस्टो तो पिछले 75 साल से सारी पार्टी लगातार ये कहती आ रही है, बस हम आएंगे तो हम ऐसे कर देंगे, हम आएंगे तो ऐसे कर देंगे, लेकिन ये मुझे जबानी जमा खर्च लगता है। डॉक्टर सिद्दीकी, मैं एक चीज समझ लूं, अभी जैसे सबको लग रहा है कि बीजेपी बैकफुट पे है, बीजेपी की दिक्कत हो रही है, बीजेपी को जवाब देने हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि पुलवामा टाइप कुछ हो जाएगा तो फिर तो सारे वोट भाग जाएंगे, फिर तो सारे वोट बीजेपी में भाग जाएंगे? आपने बिल्कुल ठीक कहा है। बीजेपी के पास न तो कोई सिद्धांत है न मुद्दे हैं। बीजेपी हमेशा नफरत की राजनीति करती है। पुलवामा जैसे कोई हमला, कोई वैसे हादसा हो जाता है अगर, तो बीजेपी को उसका लाभ उठा लेगी। और बीजेपी ने हमेशा इन्हीं वसूलों पे, इन्हीं सिद्धांतों पे अपना चुनाव लड़ा है, हमेशा नफरत की राजनीति की है, और वो इसमें सफल भी हुए हैं। तो ये सिद्धांत उनका छूटना नहीं है।
रही बात दूसरे दलों की, तो ये बिखरे हुए दल अगर संगठित नहीं होंगे तो उसका लाभ बीजेपी को मिलेगा, भरपूर लाभ मिलेगा बीजेपी को। जी जी, मैं इसलिए ये आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आप लोगों का अभी तक कुछ राजा भैया जी का किसी और पार्टी से कोई बातचीत हुई है कि नहीं हुई है? क्योंकि जहां तक अभी न्यूज आ रही है उसमें तो कोई किसी से पार्टी से बहुत बातचीत नहीं हो रही है। नहीं, बातचीत हमारी हर दल से हो रही है, समाजवादी से भी हो रही है, मुख्तार अंसारी साहब भी हमारे संपर्क में हैं, राजभर भी हमारे संपर्क में हैं, और भी 10 दल हमारे संपर्क में हैं। जो हमारे सिद्धांतों पे खरे उतरेंगे उनसे हम अपना अलायंस करेंगे। हम इस बात का चैलेंज नहीं करते कि हम 403 सीट पे लड़ेंगे और सरकार बना लेंगे, लेकिन हमने ऐसी सीटों का इंतखाब किया है, चुनाव किया है जिससे हम चुनाव जीतने की स्थिति में हैं। प्रतापगढ़ जनपद की 2 सीटें हमारी पक्की रहती थी 25 साल से। अब हमने जब दल बना लिया है तो हम ऐसी 100 सीटें हमारे सेलेक्ट हो गई हैं, पे जहां हमको ठोस उम्मीदवार मिल गए हैं। तो हमारा इस बात का मुझे पक्का विश्वास है कि सरकार भले ही हम ना बना सकें, लेकिन बिना हमारे कोई सरकार बन नहीं सकती। हमारा समर्थन लेना पड़ेगा, चाहे वो चुनाव के पहले हो या चुनाव बाद। डॉक्टर साहब, आप लोग प्रमोद तिवारी जी के अगेंस्ट भी अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे? देखिए, प्रमोद जी बड़े पॉपुलर लीडर हैं, 40 साल से सन 80 से राजनीति कर रहे हैं, गिनीज बुक में उनका नाम आ चुका है, वो बहुत बड़े लीडर हैं और वो हमेशा चुनाव जीतते रहे हैं। हमारे पड़ोसी हैं, हमारे भाईचारा के संबंध हैं, हमारे आपसी तालमेल भी हैं। प्रत्याशी तो चुनाव में लड़ते ही हैं। हमको तो 403 सीट पे अगर प्रत्याशी हमको जो है 403 पे अगर हम नहीं लड़ रहे हैं तो एक सीट प्रमोद जी के लिए भी छोड़ देंगे, नहीं लड़ेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि हम प्रमोद तिवारी के खिलाफ कैंडिडेट दें। नहीं, या अगर मदद करनी है तो ऐसा कैंडिडेट दे दें जो दूसरे का वोट काटे, प्रमोद जी को और वोट मिल जाए उससे, ये भी तो एक हो सकता है मदद का। नहीं, ऐसा कोई गुप्त जो हमारे पास खुली किताब है, अगर हमको मदद करनी है, हमारी भाईचारगी कायम रखनी है, खुली किताब है। जी, हम गुप्त रूप से कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे कि लोगों को भ्रम पैदा हो। जी। आनंद भाई साहब, आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ ले, नहीं तो फिर मैं क्लोजिंग वो सबसे ले लूं। आनंद भाई साहब। नहीं, मुझे डॉक्टर सिद्दीकी साहब से जानना था कि इनकी पार्टी सूबे के मुद्दों पर, जैसे लखीमपुर खीरी का कांड हुआ या डॉक्टर व्यापारी दिनेश जी का हुआ गोरखपुर में, इन मुद्दों पर सामने आने का काम कब से शुरू करेगी? क्योंकि अभी कोई सुनवाई, कोई जानकारी, कोई चर्चा में ये लोग रहते नहीं हैं। डॉक्टर सिद्दीकी साहब। अभी हमारा संगठन बन गया है, करीब 70 जिलों में, 72 जिलों में हमारा संगठन खड़ा हो गया है। और आप जानते हैं कि हमारी 2 साल पुरानी पार्टी है। हम अपने जिलों में अपना संगठन खड़ा कर रहे हैं। हमारा संगठन 75 जिले में बन जाएगा। उसके बाद हम जो है, जो हमें अच्छा लगेगा, जिसका विरोध करना होगा, हम विरोध करेंगे। और अगर मनीष गुप्ता के साथ जो कांड हुआ है उसका हम भरपूर विरोध करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये किसान मुद्दे पर आपकी क्या पोजीशन है? ये जो 3 कानूनों पर किसानों का आंदोलन चल रहा है, इसमें आपकी तरफ से फतेहपुर या प्रतापगढ़ वगैरह में कुछ पहल होगी? फतेहपुर प्रतापगढ़, ये यहाँ पे इस जनपद में छोटे किसान हैं, बड़े जमींदार हैं, और छोटे किसानों को इन मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। और हमें नहीं लगता कि ये मुद्दे जो है किसानों की, ये अपनी राजनीति की कर रहे हैं। इससे आम किसानों का कोई भला होने वाला नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ अवधेश भाई, मैं चलते चलते अंतिम बात आपसे एक बार कर लूं। किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा रहा है और हम सब लोग जो भले ही पैंट शर्ट और पहनावे से लगे कि शहरी लोग हैं, लेकिन हमारे जब खाना घर में बनता है या जब हमारी शिक्षा होती है या जब घर चलता है तो घर के गांव से ही कुछ ना कुछ आता है, तभी होता है। किसान का मुद्दा आपको क्या लग रहा है? इस इलेक्शन का एक मुद्दा होगा, इर्रिस्पेक्टिव पार्टी की भले ही कोई बात ना हो, लेकिन अगर किसान के मुद्दा बन पाएगा कि नहीं? नहीं, किसान अन्नदाता है और किसान ही फैसला करता है और किसान ही सरकार बनाता है। केवल एक कहने के लिए है, लेकिन किसान बोलता नहीं है, किसान हल्ला नहीं करता है, किसान चुपके से अपना वोट देता है और जिस पार्टी को पसंद करता है। हम लोगों की समाजवादी पार्टी तो किसानों के प्रति हमेशा उसका रुझान रहा है, चाहे नेताजी जब भी रहे हैं किसान के लिए हमेशा निकले हैं।
और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी निकल रहे हैं। यह है कि लड़ाई का ट्रेंड थोड़ा बदल गया है और किसान चुपके से, किसान जनेश्वर जी कहते थे कि गाय की तरह होता है, वो बोलता नहीं है, चिल्लाता नहीं है, लेकिन वो सताया जाता है तो संगठित होकर के वोट के समय अपना कमाल दिखा देता है। और वो किसान तैयार है, इतनी चेतना आ गई है दिल्ली से लेकर के और लखीमपुर तक। जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा है उसका जवाब सही समय पर किसान देगा और समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। इसलिए समाजवादी पार्टी के साथ ही किसान रहेगा, क्योंकि वो भटकेगा नहीं। इसलिए हम लोग जो है, समाजवादी पार्टी जो है बड़ी मजबूती से आगे खड़ी है और सबको समर्थन करना चाहिए। छोटी छोटी तमाम पार्टियां समाजवादी पार्टी से अलायंस कर रही हैं, जो हमको फायदा पहुंचा सकती हैं, हम उनको पहुंचा सकते हैं। और जहां पर जी अभी दिल्ली के बगल में राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे चुनाव पंचायत का हुआ था और से आपकी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज क्रैक हो रही है, वो कनेक्शन की थोड़ी दिक्कत है, आपकी आवाज क्रैक हो रही है। जी। मेरा कहने का मतलब है कि अभी चंद महीने पहले राजस्थान में पंचायत का चुनाव हुआ था। किसान आंदोलन 10 महीने से चल रहा है और आप देख रहे हैं कि दिल्ली के बगल में भाजपा कामयाब हो रही है। किसानों का मुद्दा कोई जो है उस पंचायत चुनाव में असर नहीं डाल सका। ज्यादातर सीटों पे जो है कांग्रेस से ज्यादा सीटों पे भाजपा जीती है, जबकि वो किसानों की विरोधी है। चलिए, मैं इसको समाप्त करता हूं, समय का हुआ है। संगीता जी, एक लास्ट आपसे क्वेश्चन और व्यक्तिगत क्वेश्चन है। जितना कुछ हो रहा है देश में, आपको कभी कभी नहीं लगता पिता की याद नहीं आती? वो लोग होते तो शायद आज घर में बैठे होते कि आज वो जेल में या कहीं सड़क पे होते। याद नहीं आती है? बिल्कुल आती है, बिल्कुल सड़क पर होते वो, बिल्कुल ऐसा बर्दाश्त नहीं करते जो कि इस समय बीजेपी किसानों के साथ कर रही है। और जो इतनी महंगाई है, जो इतनी कोरोना काल में जो इतना मिसमैनेजमेंट हुआ है, इतने लोग मरे हैं जिनकी बॉडी भी ठीक से डिस्पोज ऑफ नहीं हो पाई, ऑक्सीजन की कमी, हर तरह से जो मिसमैनेजमेंट चल रहा है उसके खिलाफ जरूर वो लोग आगे आते हैं, ऐसी बात नहीं है। और याद तो बहुत आती है जी। आनंद भाई साहब, अंतिम वो 28 में 22 सीटें इस मंडल में भाजपा के पास हैं। देखिए आने वाले चुनाव में क्या होता है। आपको इस चुनाव का मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? महंगाई, क्योंकि आज ही एक बड़ी खबर आई है, हमारी निर्मला सीतारमण जी एक इंटरव्यू, एक ऐसी बातचीत कर रही हैं वहां के पुराने फॉरेन और उनके फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ, जो उनका वित्त मंत्री होता था, और उसमें कह रहे हैं कि लॉलेसनेस तो केवल भाजपा के जो वो प्रदेश जहां पे भाजपा की सरकार नहीं, वहां बहुत लॉलेसनेस है, हमारे यहाँ तो इतनी लॉफुल चल रही है। तो आपको निर्मला जी को उनकी गलतफहमी मुबारक हो। उत्तर प्रदेश में कोई एक मुद्दा नहीं बनेगा। अगर कोई एक मुद्दा बनेगा तो योगी आदित्यनाथ जी का शासन और उनकी सरकार का अंदाज, और इसमें भाजपा से भी ये अवधेश यादव जी को, सिद्दीकी जी को, संगीता जी जैसे लोगों को अप्रत्याशित मदद मिलने वाली। भाजपा के अंदर कई खाने हैं, कई गिरोह हैं, कई घेरेबंदियां हैं। आरएसएस भी कभी कभी भड़क करके दूसरे पाले की तरफ देखने लगती है, जैसे उन्होंने 1984 में किया था। तो उत्तर प्रदेश सचमुच लोगों को चौंकाएगा और प्रश्न प्रदेश नहीं रहेगा, उत्तर प्रदेश बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का ज्वाइन करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जी, प्रणाम सबको, प्रणाम और आनंद जी को प्रणाम।